हेलो एवरीवन, मैं राजा कुमार आप सभी का अपने चैनल जियो माइन वायरल में स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है या टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थात भूवैज्ञानिक समय मापक बोल सकते हैं। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जाते हैं। हालांकि ये लेक्चर कल अपलोड होना था, लेकिन किसी कारणवश मैं इसे कल अपलोड नहीं कर सका और आप लोगों को नोटिफिकेशन दे चुका था कि ये लेक्चर आज सुबह 9 बजे अपलोड होगा। लेकिन सुबह मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसके कारण मैं उसे ठीक करने में लगा था। अभी ठीक हो गया है और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे अपलोड करते करते शायद 3 बज जाए। लेकिन हाँ, आज का लेक्चर फिर आपको 8 बजे रात्रि में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है और वो टाइम फ्रेम हमें इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ही पता चलेगा। क्योंकि अगर टाइम फ्रेम पता नहीं रहेगा तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कैसे रॉक्स बने, कैसे माउंटेन्स बने, कैसे ओशंस बने, कब बने, ये चीज़ें अस्पष्ट रह जाएंगी। तो एक टाइम फ्रेम जानना जरूरी है कि आखिर ये पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, आखिर ये कब से हुआ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से ज्योग्राफी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि इसमें हम समय आबद्ध कर करके ज्योग्राफिकल पहलुओं को देखेंगे कि वो चीज़ें कब हुई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, बाकी इम्पॉर्टेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो अक्सर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, या फिर अगर हम बात करें तो किसी भी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसका कंटेंट लिस्ट अगर हम देखें, कंटेंट लिस्ट मैंने यहाँ बनाया नहीं, तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या देखेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, फिर इसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, आखिर ये कैसे आया, यानी इसका विकास कैसे हुआ, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे। फिर उसके बाद से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम क्या देखेंगे, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही देखेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन कौन से एराज टाइम पीरियड्स हैं वो देखेंगे। अब फिर जो भी उससे रिलेटेड संबंधित घटनाएं होंगी तो उस घटनाओं को देखेंगे, यानी इवेंट्स रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हम जो पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए स्टार्ट देख करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, मैंने आपको पहले ही बताया बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स क्या है। पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इतिहास में, उसी का एक टाइम पीरियड बताने वाला एक स्केल है। यहाँ पे लिखा गया है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द chronological record of Earth's history based on the rocks, fossils and radioactive dating। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग, फॉसिल्स और रॉक्स क्या हैं, ये टाइम डिसाइड करने के उपकरण कह सकते हैं। इसी के आधार पे हमने टाइम डिसाइड किया किसका, तो पृथ्वी के इतिहास का, पृथ्वी में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके इतिहास का। तो अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल टाइम स्केल, then easily you can define that the geological time scale is the chronological record of earth history based on the rocks, fossils and radioactive datings। यानी भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी के इतिहास का कालक्रम है, जिसे सैलो, जीवाश्मों और रेडियोमेट्रिक डेटिंग के आधार पर विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के इतिहास की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो 4 से 4.54 अरब वर्ष पहले से लेकर के अभी तक के समय को हम क्या करेंगे, पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी पे जीवों के विकास के संदर्भ में, पृथ्वी पर सभ्यताओं के विकास के संदर्भ में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, या माउंटेन्स बिल्डिंग के संदर्भ में, उसके संदर्भ में हम क्या करेंगे, इसे कालखंडों में बांटेंगे। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसी कालखंड को आपको बताएगा। तो अगर बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, एक ये कोटेशन पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में अगर कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, तो अगर इस कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। क्या कोटेशन है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज टू अर्थ व्हाट हिस्ट्री टाइमलाइन इज टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी पृथ्वी के लिए भूवैज्ञानिक समय पैमाना वही है जो मानव सभ्यता के लिए इतिहास की समय रेखा है। यानी मानव की सभ्यता के लिए जो समय की, जो भी मतलब इतिहास की जो समय रेखा है, सिमिलरली क्या है, भूवैज्ञानिक समय पृथ्वी के इतिहास की समय रेखा है। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय मापने के विकास का एक इतिहास देखेंगे। तो 17वीं शताब्दी से पहले की अगर बात करें तो उस समय क्या हम देखते हैं, अंधकार युग का एक प्रकार सा फेज रहा था। उसके पहले का समय बेसिकली टाइम पीरियड 1600 से काफ़ी पहले, 300 पहले यानी 1300 तक ही है। तो अंधकार युग में हमने क्या देखा था, जो भी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं थी उसी के आधार पर हम बोलते थे कुछ भी। तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बस यही माना जाता था क्या, तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से हजारों वर्ष, कुछ हजार वर्ष पहले हुई है। तो बस यही मान्यता रही थी अर्ली 17th सेंचुरी में। लेकिन जब रिलेटिव डेटिंग की शुरुआत होती है तब से समय का एक निर्धारण और जियोलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत मानी जाती है। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नाम है निकोलस स्टेनो। निकोलस स्टेनो को अक्सर क्या माना जाता है, फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी माना जाता है। इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्या दिया था, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो बताता है an undistributed sequence of rocks, the oldest layer is at the bottom and the youngest layer is at the top। ये बहुत कॉमन सी बात है। ये बताते हैं कि जो भी ओल्डेस्ट लेयर है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, नीचे मिलेंगे, और जो नए लेयर हैं, न्यू लेयर हैं, या वो कहाँ मिलेंगे आपको, टॉप मोस्ट लेयर ऊपर मिलेंगे। तो ये बहुत कॉमन सी बात है और इसी को बोला गया था, एक प्रकार से स्ट्रेटिग्राफी करते हैं यानी चट्टानों का जब हम स्तरीकरण करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि जो चट्टानें होती हैं उसका सबसे पुराना जो चट्टान का हिस्सा होगा वो कहाँ होगा, बॉटम पे होगा, जो सबसे नया होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। यही बात बताए थे कि इन्होंने, तो नाम है निकोलस स्टोनर, जिसको फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं, और इन्होंने ही एक प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल की नींव रख दी थी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी दे दिया था, और प्रिंसिपल ऑफ लेटरल कंटिन्यूटी दिया था। ये तीनों चीजें बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा गया द फर्स्ट साइंटिफिक स्टेप टुवर्ड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैंने ये बात बता दी आपको। तो अगर कोई पूछे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत हुई है 1669। व्यक्ति कौन थे, निकोलस स्टेनो। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, स्तरीकरण विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, शायद इसको स्तरीकी विज्ञान बोलते हैं। इनका जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आते हैं जिनका नाम है जियोवानी अर्डुइनो। इनका जो एज है, जो इनका योगदान देखने को मिलता है, 1759 है। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट इनटू 4 मेजर रॉक लेयर्स। यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के क्रस्ट के 4 मुख्य लेयर्स बताए थे। एक बताया था प्राइमरी लेयर, जो कि डीपेस्ट मेटामॉर्फिक इग्नस रॉक है। दूसरा बताया था सेकेंडरी लेयर, जो कि हार्ड फॉसिल फेरस सेडिमेंट्री रॉक है। तीसरा बताया था टर्शियरी लेयर, जो कि यंगर वॉल्केनिक या सेडिमेंट्री रॉक है। और चौथा बताया था क्वार्टरनरी लेयर, जो कि सरफेस एलुवियल लेयर्स है। यानी कुल मिलाकर के इस महोदय ने, कौन से, जियोवानी अर्डिनो महोदय ने क्या बताया था, 4 लेयर बताए थे। किसका, अर्थ क्रस्ट का। जो सबसे लास्ट था यानी सबसे बॉटम पे है वो प्राइमरी, उसके ऊपर चलते हैं तो सेकेंडरी, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो टर्शियरी, और उसके ऊपर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाटरनरी मिल जाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी मिल जाएगा। तो ये बात हो गई। और कौन किस चीज़ से बना है, जो सबसे डीपेस्ट है वो बेसिकली क्या है, मेटामॉर्फिक है, इग्नस रॉक है। ठीक है, और ये सब रॉक के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। बस आपको देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी करके हम बात करते हैं तो हार्ड फॉसिल फेरस सेडिमेंट्री है, फिर यंगर वॉल्केनिक है, और उसके बाद लास्ट में हम क्या देखते हैं, अवसाद, जीवाश्मिक अवसादी है, क्वाटरनरी की बात करते हैं। इस पर अक्सर क्या होती है, वो लेयर्स चढ़ते जाती है पानी के द्वारा, मतलब एक प्रकार से एलुवियल सॉइल टाइप का मिल जाता है। तो ये बात इन्होंने बताया था। तो आपने देख लिया कि स्टार्टिंग में 2 व्यक्तियों का नाम आपने देख लिया। आपने पीछे किसका देखा नाम, तो निकोलस स्टेनो का नाम देखा, और अभी किसका नाम देखा, तो गियोवानी अर्डिनो का नाम देखा। अब आगे चलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। अब जियोलॉजी का फाउंडेशन स्टैब्लिश होता है, और स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स हटन, जिन्हें हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेम्स हटन 1785, इनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। जियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न जियोलॉजी का, तो जेम्स हटन को। चूंकि हमें जियोलॉजी नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इसीलिए इसमें बेसिकली ज्योग्राफिकल पर्सपेक्ट है, ना कि ये जियोलॉजिकल पर्सपेक्ट यूज किया गया है। तो जो जेम्स हटन महोदय थे, कहाँ गए यार,
ये रहा। जो जेम्स हटन महोदय थे ना, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप टाइम एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, यानी है एक रूपतावाद इसको बोलते हैं, एक रूपतावाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था? द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट देन देयर इज द नीड टू नो अबाउट द पास्ट। अगर आपको वर्तमान की स्थिति जाननी है तो आपको भूत का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसी आधार पर उन्होंने क्या बताया था कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ये स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, तो जेम्स हटन का ही है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक रूपतावाद का सिद्धांत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा, कारण क्योंकि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से बात आती है किनकी? विलियम स्मिथ की। विलियम स्मिथ एक इंग्लिश इंजीनियर थे हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ फोनल सक्सेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ फोनल सक्सेशन किसने दिया है? तो विलियम स्मिथ ने दिया। ही रियलाइज दैट डिफरेंट रॉक लेयर कंटेन्ड यूनिक असेंबलीज ऑफ फॉसिल्स which allowed him to correlate rock layers across vast distance and create the world's first nationwide geological map, यानी पहला जियोलॉजिकल मैप इंग्लैंड का इन्होंने तैयार किया था। कोई पूछे हु was the first to create the नेशनल वाइड या नेशन वाइड जियोलॉजिकल मैप, तो वो व्यक्ति कौन थे? विलियम स्मिथ थे। ये बात ध्यान रखेंगे, चट्टानों की परतों में बेसिकली उन्होंने क्या पाया था कि जो जीवाश्मों का समूह होता है अलग अलग लेयर में अलग अलग पाया जाता है, इसी आधार पर उन्होंने इसका फॉर्मुलेशन किया था जियोलॉजिकल मैप का। फिर आगे देखते हैं, तो ये बीच वाले लोग हो गए हम, हटन और विलियम स्मिथ। और नेक्स्ट देखते हैं नेम द एराज एंड द पीरियड। नेमिंग द एराज एंड द पीरियड्स, यानी अब जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल वर्तमान में यूज करते हैं उस एराज और पीरियड का नाम किसने दिया था? 19वीं शताब्दी के बाद हुई थी बेसिकली। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है एडम सेडविक और रॉड्रिक मर्चिसन, मर्चिसन्स बोलते हैं। तो एडम सेडविक और रॉड्रिक मर्चिसन 1830 ईस्वी की बात करते हैं। तो उन्होंने कैम्ब्रियन वर्ड यूज किया था किसके लिए? तो एक कैम्ब्रिया जगह है, कैम्ब्रिया जगह भी है, और माना जाए तो रोमन एम्पायर जो वेल्स में था उसका नाम भी था कैम्ब्रिया। ठीक है, इसी के आधार पे एक कैम्ब्रियन वर्ड यूज किया गया है। कैम्ब्रियन पीरियड आप आगे देखेंगे। उसी प्रकार सिल्यूरियन पीरियड का भी यूज किया गया था। वो बेसिकली किसके आधार पे है? रॉक स्ट्रेटा इन वेल्स, वेल्स में जो रॉक चट्टानों का स्तरीकरण पाया जाता है उसी को सिल्यूरियन नाम दिया गया था। ठीक, फिर आगे इन्होंने एक और नाम दिया था डिवोनियन। डिवोनियन इंग्लैंड का एक जगह है जिसके आधार पे डिवोनियन काल बताया गया था। यानी देखा जाए तो तीन नाम, कैम्ब्रियन, डिवोनियन और सिल्यूरियन। अभी आप टाइम स्केल देखेंगे तो टाइम स्केल देखने के क्रम में आपको ये सारे नाम मिलेंगे। तो ये नाम यूज करने वाले व्यक्ति कौन थे? एडम सेडविक और रॉडर मर्चिसन। फिर अगर देखते हैं तो जॉन फिलिप्स formalized the subdivision based on the global fossils pattern into three massive life blocks that we use today। एक पैलियोजोइक इनके द्वारा, मेसोजोइक और सेनोजोइक, यानी पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक का कॉन्सेप्ट जो दिए थे। अब चूंकि इसका हिंदी वर्ड देखिए, पैलियोजोइक ही याद रखेंगे, हिंदी वर्ड ना याद रखें तो बेहतर है। पैलियोजोइक का इससे प्राचीन जीवकाल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेसोजोइक मध्य जीवकाल और नवजीवकाल, पर इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। तो पैलियोजोइक ये वर्ड यूज करने वाले जॉन फिलिप्स थे। फिर अगर 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 20वीं अभी तक हमने जो भी देखा वो रिलेटिव डेटिंग थी। रिलेटिव डेटिंग का मतलब होता है कि हमने एक परिप्रेक्ष्य संदर्भ लिया और उसके आसपास का एक टाइम फ्रेम डिजाइन किया। लेकिन अब एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या करेंगे? एक्यूरेट डेट दिया जाएगा और इसके मेथड्स अलग अलग होते हैं, हम बता देंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और मेथड्स को डिटेल से हम नहीं अध्ययन करेंगे। आर्थर होम्स की बात करते हैं, द पायनियर ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इफ the question is asked that who is the pioneer of radiometric dating, then easily you can sign that Arthur Holmes. Before him, geologists only knew which rock layer was older and younger। अभी तक हमने क्या देखा था कि स्ट्रैटिग्राफी की गई थी जिसमें जो नीचे है वो ओल्डर है, जो ऊपर है वो यंगर है। तो अभी तक हम यही जान पा रहे थे, लेकिन इन्होंने जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात की तो उन्होंने क्या किया? होम्स यूज रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम to measure the exact numerical age of rocks, publishing the first quantitative geological timescale with absolute date। यानी आर्थर होम्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकदम एब्सोल्यूट डेट के साथ क्या किया था? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का प्रतिपादन किया था। अगर कोई पूछे आपसे कि एब्सोल्यूट डेटिंग के आधार पर पहली बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बेहिचक
टिक मारेंगे आर्थर होम्स को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी वर्तमान में क्या बात है, क्या क्या आर्थर होम्स का ही स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया जाता है? लेकिन नहीं, मॉडर्न स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया जाता है। एक कमीशन है जिसका नाम है ICS, इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी, जिसका काम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मापदंड तैयार करना, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना। ठीक है, तो टुडे द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है बाय सिंगल साइंटिस्ट, किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया या विद्वान द्वारा दिया गया। GTS नहीं है, ग्लोबल, याद रखिएगा इसको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल GTS स्टैंड फॉर। द ICS ऑफिशियली अपडेट्स एंड स्टैंडर्डाइज बाउंड्रीज ग्लोबली यूजिंग GSSP, यानी वर्तमान समय में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टैंडर्डाइज या अपडेट करने का काम करता है उसका नाम है क्या? तो ग्लोबल बाउंड्री स्ट्रेटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट्स के माध्यम से ICS के द्वारा कंफर्म किया जाता है। ICS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी, और इसका कोई एक जगह हेडक्वार्टर नहीं है, इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। कॉमनली नोन एज गोल्डन स्पाइक्स, ये जो GSSP देख रहे हैं जिसका फुल फॉर्म आपने देखा ग्लोबल बाउंड्री स्ट्रेटोटाइप सेक्शंस एंड पॉइंट्स, इसको गोल्डन स्पाइक भी बोला जाता है। ड्रिवन इनटू फिजिकल रॉक लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये बेसिकली फिजिकल जो रॉक लेयर्स होते हैं उसके आधार पर टाइम फ्रेम किया जाता है। किसका? तो किसी भी अर्थ इवेंट का। GTS, अब ये हिंदी वर्ड है, हिंदी में मैंने ऐसे भी बात की है तो फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक आपने ये एक प्रकार से मैंने रिवीजन टेबल डाला ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। क्या बैठ जाए? तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले व्यक्ति ये दोनों लोग थे, निकोलस स्टेनो और जियोवानी आर्ड्यूनो। ये 17th सेंचुरी में थे, 18th सेंचुरी में थे। इनका काम क्या था? निकोलस स्टेनो ने सुपरपोजिशन लॉ लाया था, जिसमें बताया था जो निचली परत होती है वो पुरानी होती है, जो ऊपरी परत होती है वो नहीं होती है। और गोएनो आर्डिनो ने क्या किया था? तो टर्सरी और क्वार्टरनरी टर्म्स को पॉइंट किया था, ये वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था पर ये ध्यान रखिएगा। जेम्स हटन की अगर हम बात करते हैं तो जेम्स हटन ने क्या किया था? दो कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डीप टाइम और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की बात की थी। विलियम स्मिथ की बात करते हैं तो इन्होंने बायोस्ट्रेटिग्राफी यूजिंग फॉसिल्स फॉनल सक्सेशन दिया था, यानी फॉसिल्स का इस्तेमाल करके फॉनल सक्सेशन दिया था। उसके बाद ये जॉन फिलिप्स और आर्थर होम्स की तो बात हमने की ही थी, इन्होंने पहले जो एक मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा की बात की थी, और आर्थर होम्स तो वो हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट डेटिंग के आधार पर के आपको मैपिंग मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया था। चलिए, अभी अभी GSSP के बारे में हमने देखा, GSSP का फुल फॉर्म भी देखा था, ग्लोबल बाउंड्री स्टेरियोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट। ठीक है, जिसको गोल्डन स्पाइक भी बोला जाता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन जियोलॉजिकल यूनिट्स, ये एक प्रकार सा मेथड्स है इसी का इस्तेमाल करके। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ऑफिशियली मेंटेन्ड बाय ICS, अभी आपने ये भी बात देख लिया। लेकिन ये ICS किसके अंडर काम करता है ये ध्यान रखेंगे, IUGS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। इसका हेडक्वार्टर अगर देखना चाहेंगे, अगर हेडक्वार्टर क्या बोलिए, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली कहाँ पे है? बीजिंग में है, बीजिंग चाइना। तो ध्यान रखेंगे, ये बातें हो गई। चलिए अब बात करते हैं, बेसिकली आ जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। ये सब तो एक प्रकार सा क्या बोल सकते हैं, भूमिका वाली बातें थी। भूमिका वाली बातें जानकारी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए हमें ज़रूरी होती है कि उसके बारे में समझ लें कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई। अभी क्यों हुई वाली बात अभी तो मैंने यहाँ पे किया नहीं, लेकिन क्यों हुई वाली बात यहाँ पे चलिए पहले कर लेते हैं, फिर वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई साइंटिस्ट डिवाइड अर्थ हिस्ट्री, आखिर विद्वानों ने या वैज्ञानिकों ने क्यों पृथ्वी के इतिहास को डिवाइड किया? कारण तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हर समय लाइफ चेंज हुआ है। पता होगा कि इंसान बंदर से इंसान बना हुआ है। क्लाइमेट आप देख ही रहे हैं कि कैसे हमेशा बदलता रहा है, कभी ठंडी रही है, आइस एज भी रहा है, कभी फिर कभी वाटर एज रहा है, ऐसे प्रकार का मान के लिए। फिर कॉन्टिनेंट्स चेंज हुए हैं, कभी पेंजिया पेंथालसा था, कभी क्या वो लॉरेंसियन और गोंडवाना लैंड बने, फिर वो टूट करके आज वर्तमान स्वरूप में है। रॉक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं। तो अगर इन चीज़ों को अगर समझना है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, कैसे बदली, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि पृथ्वी के समय को डिवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी कारण से जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक मैनेजेबल इंटरवल्स में टाइम को डिवाइड किया है अर्थ हिस्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिस ऑफ डिवीजन क्या रहा? तो बेसिस ऑफ डिवीजन जिसके आधार पर उन्होंने किया है वो बेसिकली देखा जाए तो मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, बहुत सारे विलोपन, एक्सटिंक्शन का अर्थ होता है विलोपन, यानी मास
स्टेज, मतलब बहुत बड़े स्तर पे जो विलोपन हुआ था उस घटनाओं के आधार पर इन्होंने क्या किया है, डिवीजन करने की कोशिश की। अपीयरेंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी हुआ कि अचानक डायनासोर लुप्त हो गए, फिर नए जीव उत्पन्न हो गए। तो न्यू ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस के आधार पर भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्या हुआ है, डिवीजन किया गया। कॉन्टिनेंटल रीअरेंजमेंट हुआ है, कहने का मतलब है कि पेंजिया जो था, पेंजिया का टूटना, लॉरेसिया और गोंडवाना में बदलना, फिर उसका टूटना, तो ये कॉन्टिनेंटल रीअरेंजमेंट को समझने के लिए उसको भी बेसिस बनाया है। क्लाइमेट चेंज को तो बनाई है कि भाई आइसिस के बाद से दूसरा एज आया, फिर रॉक सक्सेशन को दिखाने के लिए क्या है, फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग, तो एक प्रकार से ये तो आधार ही है टाइम डिसाइड करने का। तो ये बेसिकली देखिए तो द बेसिस ऑफ टाइम डिवीजन मतलब था, ये आधार था। अब इस पे बात करते हैं, अब डिवीजन कैसे किया गया है। तो बेसिकली टाइम की हायरार्की बनाई गई है। अब एक स्टैंडर्ड हायरार्की मैं बताऊंगा, फिर इंडियन हायरार्की अलग होती है। इंडियन हायरार्की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड जो ग्लोबल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे ऊपर अगर हम चलते हैं, तो अगर टाइम को बांटते हैं छोटा से बड़ा की तरफ, तो उसमें सबसे अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे चलिए, तो उसमें सबसे पीछे क्या बोलिए, सबसे बड़ा एरिया होता है उसको बोलते हैं इयोन बोलते हैं। अब इयोन के यहाँ पे महाकल्प यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए, ये महाकल्प होता है और ये कल्प होता है। इयोन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको एरा को युग भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, युग। तो सबसे बड़ा इयोन, उसके बाद से एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, फिर एज, ये ध्यान रखेंगे। ये ऑर्डर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अगर ऐसे दे देगा एरा, इपॉक, इयोन, एज, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पुराना जो होगा या सबसे बड़ा होगा वो इयोन होगा। इयोन के बाद से आपको क्या आएगा, एरा आएगा। एरा के बाद से आपके यहाँ पे जो चीज छूट गया पीरियड है, छोड़िए पीरियड नहीं है तो इपॉक आएगा। इपॉक के बाद से एज आएगा। आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे आगे आप जब देखेंगे तो उसमें आप कुछ एब्रिविएशन यूज किए होंगे। जीए, जीए का मतलब होता है गीगा एनम, गीगा का मतलब होता है 1 बिलियन, ठीक है। अब 1 बिलियन को हम जीए लिखेंगे। मेगा एनएम, एम ए लिखेंगे तो इसका मतलब होगा मेगा 1 मिलियन ईयर्स, यानी 10 लाख वर्ष। अगर के लिखते हैं तो किलो एनएम, इसका मतलब होता है 1,000 वर्ष। यानी कहीं कोई चीज़ घटना 1,000 वर्ष पुरानी होगी तो हम उसको लिखेंगे के ए, 1 के बिफोर, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। मिलियन होगा तो एम ए लिखेंगे, और बिलियन होगा तो जी ए लिखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो आपने देख लिया। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात ऑलरेडी हमने कर चुकी थी। एब्सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं जो इधर लिखा हुआ है, और रिलेटिव की बात करते हैं तो इधर लिखा हुआ है। रिलेटिव डेटिंग में बेसिकली क्या होता है कि टाइम बाउंड होता है, एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं एक इंटरवल होता है जो कि फिक्स नहीं होता है। बताया जाता है यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसा चीज़ हुआ होगा, घटनाएं घटी होंगी, नो फिक्स टाइम। तो उसके आधार जो होते हैं, इंडेक्स फॉसिल्स का यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटिग्राफी का यूज किया जाता है, और सुपरपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। भाई अब जब एब्सोल्यूट डेटिंग की बात करते हैं तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज इस्तेमाल करते हैं। इसमें कार्बन 14 एटम्स का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्गन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। सब कई मेथड्स है जहाँ पे जो सूटेबल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो कम खर्चीला होता है, क्योंकि बाकी बहुत खर्चीले होते हैं। फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी देखते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई लकड़ी पाई जाती है तो उस लकड़ी का अगर हम काटते हैं तो उसमें ऐसे सर्कुलर वृत्त मिलते हैं, और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को डिसाइड करते हैं। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत होता है। उसके बाद थर्मोल्यूशंस का मतलब होता है कि बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो ट्रैप हो जाती है इस चीज़ों में, और उसी ट्रैप का जो इफेक्ट होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, थर्मोल्यूशंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल साइंटिफिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी, नॉट वी आर द स्टूडेंट ऑफ वॉट, जोलॉजी। और हमें ये करना नहीं है, तो हमें ऊपर ऊपर जानना है यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा टेबल आपके सामने दिख रहा होगा, ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये एक तो मैंने डिज़ाइन ही किया है, जैसे भी हो, और उसके बाद से इसका मेरा ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन भी यहाँ पे है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले हम इसमें एक देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम टाइम फ्रेम को अगर बांटते हैं तो हमने बताया आपको कि सबसे बड़ा जो होगा इयोन, इयोन को बांटेंगे तो किस में बांटेंगे जी, एरा में बांटेंगे। एरा को बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, पीरियड में बांटेंगे। पीरियड को बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, एपॉक में बांटेंगे। एपॉक को बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, एज में बांटेंगे। और उसी के टाइम फ्रेम के रेस्पेक्टिवली हम क्या देखेंगे कि क्या क्या मेजर इवेंट्स घटित हुई हैं। तो एक टाइम फ्रेम दिमाग में एकदम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे दिमाग में फिट करते चलिएगा। तो अगर हम इयॉन की बात करते हैं तो इयॉन दो हुए हैं,
अगर हम ईओन का ऐसे बनाएंगे स्केल तो समझिए कि हम केवल इसकी बात करें ईओन, ईओन की हम क्या बात करेंगे, तो एक हुआ प्रीकैम्ब्रियन और एक हुआ फेनरेजोइक। क्या हुआ? फेनरेजोइक। इसमें होता अप्रकट जीवी, यानी जीव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए थे, और ये प्रकट जीव, इसमें जो जीव क्या हो गए, प्रकट हो चुके थे। अब प्रीकैम्ब्रियन को बेसिकली अगर हम बांटते हैं तो दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रोटेरोजोइक और एक आर्कियन। आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस चीज़ में मेंशन किया गया है, पहले ही ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है MA। MA का मतलब आपको बता चुके हैं कि MA का मतलब होगा मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख वर्ष। तो आर्कियन का कालक्रम आप देखें तो इतना मिलियन पूर्व से लेकर के इतना है, फिर 2500 से लेकर के ये है। अब इसको डेसिमल में करके बिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है। तो उस आधार पर आप इसको टाइम पीरियड को बांट सकते हैं। टाइम ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 4.5 GA लिखा हुआ है और 5 यहाँ पे उसके बाद से 541 MA आ गया। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति मैंने अभी अभी आपको बताई थी, तो क्या बताई थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, आज से 4.54 बिलियन वर्ष पहले। तो देखिए वहीं से स्टार्ट हुआ है टाइम फ्रेम। तो 4.54 बिलियन वर्ष से लेकर के 541 मिलियन वर्ष पूर्व तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन को अगर आगे बांटते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक आर्कियन में बढ़ जाता है और एक प्री प्रोटेरोजोइक में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आर्कियन का समय काल वही हो जाता है कि 4 बिलियन से लेकर के 2500 मिलियन और 2500 मिलियन से लेकर के 541 मिलियन तक प्रोटेरोजोइक हो गया। अगर हम आर्कियन में देखें तो क्या हुआ, इसी समय अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ और फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया, पता होगा कि ये सांस नहीं लेता था, अपना भोजन नहीं बनाता था बैक्टीरिया। प्रोटेरोजोइक की बात करते हैं, फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर लाइफ और स्नोबॉल अर्थ, यानी इस समय पृथ्वी बर्फ का एक प्रकार से गोला बन चुकी थी। अब आगे देखते हैं फेनरोजोइक। फेनरोजोइक क्लासिफिकेशन हम 3 एरा में करते हैं, ये देख रहे होंगे 3 एरा। किसमें? एक पैलियोजोइक, ऊपर चलते हैं तो मेसोजोइक, फिर ऊपर चलते हैं तो सेनोजोइक। आपको याद रखना है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। फिर उसके बाद से अगर हम पीरियड एरा को पीरियड में बांटें तो पैलियोजोइक का एरा क्या होता है, तो कैम्ब्रियन, ऐसे ही याद करिएगा, कैम्ब्रियन ऑर्डिविश, नीचे से जियोलॉजिकल टाइम स्केल है हमेशा रिवर्स में चलता है। कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। आपको नाम याद रखना है, हिंदी में भी यही लिखना है, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये पैलियोजोइक एरा है। फिर मेसोजोइक को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर सेनोजोइक को हम बांटते हैं, तो अगर देखा जाए 3 पीरियड में ही बांटते हैं इसको, पैलियोजीन या पैलियोशीन भी बोलिए, नियोजीन और क्वाटरनरी। फिर पैलियोजीन को यहाँ पर अगर हम बांटते हैं तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसको अगर हम 3 भागों में बांटते हैं तो इसका 3 भाग कौन सा होगा, एक होता है पैलियोशीन, फिर होता है इयोसीन, फिर होता है ओलिगोसीन। क्या होता है? ओलिगोसीन। फिर इसको हम बांटते हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं मायोसिन और एक को बोलते हैं प्लायोसिन। क्या बोलते हैं? प्लायोसिन ही नहीं हुआ है, यानी मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, उस तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखा नहीं गया था, मैंने लिख दिया, नोट कर लीजिएगा लोग। पैलियोजीन को पैलियोशीन, यहाँ पे सीन ई होगा, फिर इयोसिन, ओलिगोसिन, फिर मायोसिन, फिर प्लायोसिन, फिर प्लेस्टोसिन और होलोसिन। ये आपको टाइम पीरियड मतलब एक ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कैसे याद करना है आप ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हम इयोन की बात करें तो 2 इयोन, एक है कौन सा, प्रीकैम्ब्रियन, उसके बाद से फेनरेजोइक, यानी अप्रकट जीवी और प्रकट जीवी। टाइम पीरियड आपको देख रहे होंगे कि ये कब से कब तक, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के 541 मिलियन वर्ष पहले, और ये 541 मिलियन वर्ष से लेकर के वर्तमान समय तक का समय सब प्रकट जीवी ही है। अब इसका क्लासिफिकेशन, ये हिंदी तो काल पर महाकाल हटा ही दीजिएगा, ठीक है। अभी एरा में बांटते हैं, तो एरा देखिए पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। पैलियोजोइक को अगर हम पीरियड में बांटते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। फिर ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, प्लायोसिन, नियोजीन और क्वाटरनरी। ये बात आपको रखना है। यहाँ पे प्लायोशीन को फिर इपॉक में बांटते हैं, तो इपॉक वाला हो जाता है पैलियोशीन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन और फिर प्लेस्टोसिन एंड देन होलोसिन।
ये है। अभी एक प्रकार से टाइम पीरियड मिलियंस में दिया गया है, कब कब का किसका किसका टाइम है। तो ये टाइम ऑन एन एवरेज आप ध्यान रखेंगे ये 541, 485, फिर 444 है, ये पूरा टाइम है। अब इसका इम्पोर्टेंस जो भी है कि इस टाइम पीरियड में क्या घटित हुआ क्या नहीं, मैं आपको अपने पेज के थ्रू दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने ज़्यादा की रखी है। तो देखिए, हमने वही देखा था, ये फेनरोजोइक देख लिया था, और इधर ये देखा था कौन सा, प्री कैम्ब्रियन। अब प्री कैम्ब्रियन जो एक वर्ड था, इस एक वर्ड को हमने आर्कियन और पेट्रोजोइक में, उसके भी पूर्व क्या है, हेडियन है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा डिवाइडेड है, तो हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। अगर हम समय की बात करें तो अभी तक का जितने समय आपने आपने तो नहीं गुजारा, पर जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक का जो समय हुआ, उसमें इसका योगदान 88% है। और बाकी इस जो फेनरोजोइक समय है वो मात्र 12% है। यानी मनुष्य मैंने जीव के इतिहास का अगर हम बात करें तो 12% ही समय हुआ। पृथ्वी अकेले वीरान 88% समय रही है। ठीक है, और ये जो 3 भाग है, प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन वाला, ये बांटने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जोनाथन आर हेंड्रिक्स, इन्होंने इसे बांटा था। बाकी आपने ये देख लिया, तो अब देखते चलिए कि किस पीरियड में क्या क्या हुआ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कैम्ब्रियन की, तो कैम्ब्रियन ऐसा कुछ खास यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे आती है डिवोनियन फेज। डिवोनियन जो फेज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिश एज बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डिविशियन, अगर इस तीनों पीरियड को करेंगे तो इसको बोलते हैं कैलिडोनियन। कैलिडोनियन यानी पर्वत काल, माउंटेन एज है एक प्रकार से, ये क्या है, कैलिडोनियन माउंटेन एज है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे माउंटेन, माउंटेन इसका मतलब होगा कि कैलोडियन माउंटेन जो निर्मित हुए इसी समय उस संदर्भ में हुए थे। डेवोनियन में, सिल्यूरियन में और ऑर्डिविशियन में, इसमें कौन कौन, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, क्वेलन माउंटेन है, ग्रीनलैंड माउंटेन है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, और यहाँ पे कैट्स माउंटेन रेंज है। ठीक, अब यहाँ पे कैट्स माउंटेन तो ऐसे लिखा जाता है, कैट्स माउंटेन रेंज। ठीक, कैट्सकिल माउंटेन है, कैट्सकिल माउंटेन। तो आप ध्यान रखेंगे कि कैलोडोनियन पर्वत में कौन कौन से पर्वत का निर्माण हुआ, तो न्यू इंग्लैंड रेंज, कैट्सकिल माउंटेन रेंज, ग्रीनलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड, और यहाँ पे नाम मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा, पर क्योलेन माउंटेन है एक प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। फिर कार्बोनिफेरस की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोनिफेरस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पेंसिल्वानियन और मिसिसिपियन। ये अमेरिकन संदर्भ में बांटा गया है कार्बोनिफेरस को, क्योंकि वहाँ पे एक प्रकार से दो टाइम फ्रेम अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, एक पेंसिल्वानियन और मिसिसिपियन। अब ये इसके अंतर्गत हम क्या देखने को मिलता है, तो ये कोल एज रहा है, इसमें कोयले का निर्माण हुआ, आइस एज हुआ, पेंजिया का फॉर्मेशन बेसिकली इसी काल में कार्बोनिफेरस और परमियन काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हो गई थी और परमियन में फाइनली डेवलप हो चुका था पेंजिया। और जो परमियन काल है इसको हर्सिनियन माउंटेन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्सिनियन। माउंटेन एज भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि माउंटेन एज देखा जाए तो पहले कैलिडोनियन सबसे पुराना, उसके बाद से हर्सिनियन। अब इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पे माउंटेन्स का नाम दिए गए हैं तो एप्लेशियन माउंटेन है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। ठीक है, ये दो माउंटेन्स का नाम ध्यान रखेंगे। फिर आगे आप चलते हैं तो मेसोजोइक टाइम पीरियड में चलते हैं, जिसमें ट्रायसिक होता है, तो बेसिकली ये एज ऑफ कार्निवोरस होता है। ठीक है, इसी के समय में रॉकी माउंटेन फॉर्मेशन हुआ था। फिर जुरासिक में चलते हैं तो ये तो सबको को पता है, जुरासिक मूवी देखते रहे हैं, तो ये एज ऑफ डायनासोर्स होता है। फिर क्रिटेशियस काल में चलते हैं तो ये लावा पठार का निर्माण दिखाता है, जिसमें दक्कन का पठार, इथोपिया का पठार, ईरान का पठार, आइसलैंड का पठार, पेंटागोनिया का पठार, अंतरिम पठार, नॉर्दर्न आइलैंड पठार, ये सब बहुत सारे पठार बने थे। यानी पठार एज क्रिटेशियस काल एक प्रकार से मान के चलिए। फिर अगर पैल्यूशीन में आते हैं तो जिसको बेसिकली पैल्यूशीन और नियोजिन को मिला करके इस टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं, टर्शियरी पीरियड बोलते हैं। बेसिकली ये फोल्ड माउंटेन के एज है। इसी के समय आप बहुत जितने भी फोल्ड माउंटेन आप अर्थ पे देखते हैं, चाहे वो एंडीज हो, आल्प्स हो, रॉकी हो, ठीक है, रॉकी हो, आल्प्स हो, या ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया गया माउंटेन फ्रेम का। ऐसे माउंटेन जब हम उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें जरूर देखेंगे। तो एंडीज सबसे पुराना, देन रॉकी, देन आल्प्स, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। शिवालिक सबसे नया हो गया। कब बना है, तो प्लायोशीन में। प्लेस्टोसीन में आइसेज आता है। अब आइसेज बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरवल्स होता है। अब इसको ऑर्डरली हम, ये अक्सर एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बेसिकली सबसे पुराना जो आइस एज है वो गुंज है, देन मिंडल है, फिर रिस है, और देन उर्म है। गुंज, मिंडल, रिस, उर्म, याद रखिएगा, गुंज, मिंडल, रिस, उर्म, ये इंटरवल। इसके बीच में फिर से नॉर्मल एज रहा होगा, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, बीच में नॉर्मल एज रहा, यानी आइस एज के बीच का एज।
ठीक, उसके वजह से होलोसीन्स तो आपने देख लिया, ये बेसिकली एज ऑफ मैन है जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई है। अब इसी चीज़ को अगर हम बांटते हैं किस में, इंडियन एजेस में, तो वो बांटने का काम किया था ये टी हॉलैंड महोदय ने। टी हॉलैंड ने ये जो बांटा है वो चार है। एक देखिए यहाँ पे सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है, अगर इंडियन फ्रेमवर्क में देखें, हम भारत का भूगोल पे पढ़ेंगे तो इसमें एक बार फिर से देखेंगे, केवल भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आर्कियन काल आएगा, देन पुराण काल आएगा, देन द्रविडियन काल आएगा, देन गोंडवाना काल आएगा, देन आर्यन काल आएगा। ठीक है, तो ये 5 काल है, 3 और 2 5, आर्कियन, पुराण, द्रविडियन, गोंडवाना और आर्यन। आर्कियन का टाइम फ्रेम अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे 4 बिलियन से लेकर के 2.5 बिलियन तक। 2.5 बिलियन से 541 मिलियन तक आपको पुराण काल आया था। 541 मिलियन से अगर कार्बोनिफेरस तक जाते हैं तो ये द्रविडियन टाइम फ्रेम है। फिर ये कार्बोनिफेरस के अगर जाते हैं जुरासिक तक, ये गोंडवाना एज है, और गोंडवाना से लेकर कभी तक चलते हैं तो ये आर्यन एज है, ये बोलते हैं। तो ये बातें आपने देख ली। अब इसमें यहाँ पे दिया गया है कि ये जो किस एज में क्या हुआ था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो द्रविडियन एज में ये बेसिकली ट्राइलोबाइट्स, द फर्स्ट 4 लिम्ड वर्टिब्रेट्स एंड द ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट्स इसी समय हुआ था। एज ऑफ डायनासोर्स इसमें आया था, एज ऑफ मैमल्स आर्यन काल की बात है। तो ये एक प्रकार से इंडियन डिवीजन हो गया। ये बातें तो ये ऑलरेडी आप मैंने डिस्कस कर लिया था जो आपको बताया था। बाकी अभी वर्तमान में क्या किया गया है, एक मेघालयन एज की भी शुरुआत मानी गई है कि मेघालयन होलोसीन के बाद से जो समय काल आया है मेघालयन एज, ये नया कॉन्सेप्ट आया था जिसका समय काल डिसाइड किया गया है 4000 BC से लेकर के 1779 तक, 1779 तक। और इसके बाद का जो काल है उसको एंथ्रोपोशीन इपॉक बोला गया। क्या बोला गया है? एंथ्रोपोसीन। अगर यहाँ पे नहीं लिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंथ्रोपोसीन ये एज रहा है जो कि अभी वर्तमान तक चल रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, टेक्निकल मैन आ चुका है। टेक्निकल मैन के एज को ही बोलते हैं, एंथ्रोपोसीन इपॉक बोलते हैं या एज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ टेक्निकल मैन। तो ये टोटल रहा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक अलग अलग करके मैंने बता दिया है, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? बैक्टीरिया की। कब? तो आज से 3.5 बिलियन वर्ष अगो। फिर देन साइनोबैक्टीरिया की 2.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद से ट्राइलोबाइट्स की। ठीक है, ये कब? 541 मिलियन ईयर्स अगो। फिर फिशेस आते हैं 430 मिलियन अगो। फिर एम्फीबियंस आते हैं 370 मिलियन अगो। फिर रेप्टाइल्स आते हैं 320 मिलियन अगो। फिर डायनासोर्स आते हैं 230 मिलियन अगो, जुरासिक पीरियड में आप तो देखें थे। फिर बर्ड्स आते हैं 150 मिलियन अगो। फिर मैमल्स आते हैं 65 मिलियन अगो। और जो ह्यूमन आता है वो 0.3 मैमल्स 3 मिलियन अगो होमोसेपियंस इमर्ज होते हैं और सिविलाइज्ड कर करके संस्कृति का उत्पन्न करते हैं, मतलब संस्कृति का विकास करते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है बेसिकली। आप डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो कि ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट नहीं है, पर इंटरडिसिप्लिनरी होने के नाते हमें थोड़ी सी जानकारी इसकी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर मास एक्सटिंक्शन। ये अलग से एक टॉपिक है लेकिन मैंने इसमें बताया आपको कि मास एक्सटिंक्शन के आधार पर ही क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। तो देखिए ऑर्डोविशियन काल में 445 मिलियन अगो आइसेज हुआ, इसमें लगभग 85% प्रजातियां नष्ट हो गई। फिर लेट डिवोनियन आता है, ये दूसरा मास एक्सटिंक्शन है 375 मिलियन अगो। इसमें 75% प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, सारी की सारी क्लाइमेट चेंज के कारण, ये आइसेज के कारण। फिर पर्मियन आता है जिसमें 252 मिलियन अगो की बात है, ये ग्रेट डाइंग होता है, ये सबसे महाविनाश होता है। अगर एग्जाम में कभी पूछे कि विच एज इज नोन एज द ग्रेट डाइंग एज या ग्रेट मेजर मास एक्सटिंक्शन, तो पर्मियन काल होगा। इसमें लगभग 96% प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज ही है। फिर ट्रायसिक आता है 201 मिलियन अगो, ये बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण 80% प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। फिर क्रिटेशियस में 66 मिलियन अगो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण 76% प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो मास एक्सटिंक्शन 5 हो चुके हैं और छठा तैयारी में है, जल्दी ही होने वाला है। तो ये मेजर मास एक्सटिंक्शन था। फिर इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स कब कौन सी घटनाएं हुई ये देख लेते हैं। पृथ्वी का निर्माण आपने देखा 4.54 बिलियन वर्ष अगो। फिर 4.5 बिलियन वर्ष अगो क्या बना था? चंद्रमा का निर्माण। फिर 2.4 बिलियन ईयर्स अगो और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट होता है। फिर स्नोबॉल अर्थ बनता है, हिम रूप में पृथ्वी ग्रह का उत्पत्ति। फिर 541 मिलियन में कैम्ब्रियन विस्फोट होता है। फिर 66 में डायनासोर का अंत हो जाता है। फिर
ये 65 से 25 मिलियंस में डायनीलियन निर्माण होता है, यानी बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग का एज होता है। फिर उसके बाद 65 से 25 में हिमालयन निर्माण होता है। फिर 2.58 मिलियन से चतुर्थ कल्प का प्रारंभ होता है, बेसिकली आइस एज बिगिन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो 4 गुंज मिन्स मिंडल वुर्म वो जो हुए थे वो हुए थे। फिर 11 पॉइंट शायद हजार वर्ष पहले होलोसीन का प्रारंभ होता है, ठीक है, और मॉडर्न क्लाइमेट और सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है। तो ये एक प्रकार से भूवैज्ञानिक इवेंट है। तो ये बस इतना ही था आज के वीडियो में। हमने कोशिश की अपने स्तर से, जिस प्रकार से कोशिश की समझाने की समझा दिए। आप एक बार इसे अपने तरीके से इसका क्या करिएगा, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा। फ्लो चार्ट इन द सेंस आप ईओन को, एरा को, पीरियड को, इपॉक को और एज को क्लासिफाई करिएगा। इंडियन अलग रखिएगा और बाकी ग्लोबल अलग रखिएगा। किस में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उसको वहीं पे मेंशन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक डिस्प्ले में अगर मैं चाहता तो सबको समाहित कर लेता, लेकिन वो समझ नहीं आता। तो अलग अलग करके मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा या आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन तो आप कर रहे चुके होंगे, और बाकी दूसरों को भी शेयर करिएगा अगर लगे कि ये जानकारी वाली चीज़ें हैं, अच्छी हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल नहीं आज ही कोशिश करेंगे कि आज डाल दें, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आप लोगों के लिए अपलोड करना पड़ेगा। तो या तो आज रात में अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह अपलोड हो जाएगा। और कल संडे का दिन है, कोशिश करेंगे कल एक करंट अफेयर्स रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं पिछले वीक में, उस जोग्राफी से रिलेटेड जो हो उससे मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता सकूं। बस मिलते हैं कल, धन्यवाद।